औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी सियासत पे जो मंजरनामा इस वक्त मौजूद है वो इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और ग्रेटर इसराइल के लिए इस वक्त दुनिया की ताकतवर कुव्वतों ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अरब रियासतों को अपने लिए खतरा समझता था, अब उसके पंजे आहिस्ता आहिस्ता ईरान के गिर्द मजबूत होते जा रहे हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर ईरान और इसराइल के दरमियान जो तल्खी थी वो अपने अरूज को पहुंची, और उसके नतीजे के अंदर आलमी सियासत और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल यकदम बिगड़ कर रह गई है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसके नतीजे में ईरान ने भी इसराइल पर अटैक किया। और हैरान कुन बात यह है कि इसराइल जो कि दुनिया के अंदर अपने आयरन डोम की वजह से इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखता था, वो ईरान के इन हमलों का जवाब देने से कासिर था। और ईरान के दागे हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स ने पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त तबाही मचा दी है। और इस तबाही के अंदर जो मंजर इस वक्त आलमी मीडिया दिखा रहा है वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि वो तबाही जो इसराइल ने गुज़श्ता कई सालों से फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर ढाई हुई थी, आज इसराइल खुद उस तबाही से दो चार है। ये तमाम मंज़ारिर जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये इसराइल की तबाही के मंजर हैं, ये यरूशलेम की तबाही के मंजर हैं, ये तेल अवीव की तबाही के मनाजिर हैं। और इसके तमाम दागे हुए मिसाइल्स ईरान की जानिब से दागे गए हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए यकीनन मुसर्रत, सुकून और खुशी का बाइस है। पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखने वाले इसराइल के आयरन डोम ने क्यों काम नहीं किया, और ईरान के दागे हुए मिसाइल्स अपने टारगेट को अचीव करने में कैसे कामयाब हुए, ये तमाम हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा पहले हम ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी का पस मंजर देखते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है जिसके नतीजे के अंदर तमाम अरब रियासतें ख़त्म हो जाएंगी और इसराइल एक बहुत बड़ी रियासत के तौर के ऊपर दुनिया में जाना जाएगा और माना जाएगा। और इसराइल ने इस काम के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अरब रियासतों को एक एक करके ज़ेर करना शुरू कर दिया है, जिसकी मिसाल आप सीरिया, इजिप्ट और अब मौजूदा तौर पे लुबनान की सूरत पे देख सकते हैं। इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ें तो आपको मालूम होता है कि ईरान इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान आने वाले दौर में चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में या एक साल के अंदर एटॉमिक पावर बनने की तरफ जा रहा है। और ईरान को एटॉमिक पावर बनने से रोकने के लिए इसराइल इस वक्त अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान भी पाकिस्तान की तरह एटॉमिक पावर बन जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे इस्लामी मुमालिक जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, वो इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल है। यही वजह है कि इसराइल की फॉरेन पॉलिसी के अंदर वीक ईरान को एक अहम एजेंडे के तौर पर लिया जाता है। और ईरान के अंदर जारी ये तमाम की तमाम कशीदगी, ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट और ये तमाम के तमाम स्पाई नेटवर्क्स, ये तमाम इसराइल के अंदर मौजूद जो आला मुख्तदर लोग हैं वो इसको हवा देते हैं, इसको फोकस करते हैं कि ईरान के अंदर उनका नेटवर्क किसी भी सूरत में वीक ना हो। यही वजह है कि ईरान को गाहे गाहे इसराइल की जानिब से कभी कभी अटैक करके चेक किया जाता है कि ईरान की स्ट्रेंथ क्या है। कभी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लास्ट ईयर के अंदर अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक हेलीकॉप्टर अटैक के अंदर या फनी खराबी की सूरत के अंदर शहादत नसीब हुई, तो इसके भी इशारे इसराइल के साथ जोड़े जाते हैं। इसी तरह से हमास के नामवर रहनुमा इस्माइल हानिया जो कि तेहरान में मौजूद थे ईरानी प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर, तो उनको भी एक गेस्ट हाउस के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से शहीद कर दिया गया। ये पूरी
उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तकलीफ दे मौका था जब इसराइल की जानिब से इस अटैक के अंदर हमास के रहनुमा को इस तरह से शहीद किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये अटैक्स का सिलसिला इसराइल की जानिब से जारी था। ईरान ने इसका जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा खातिरखा जवाब नहीं था। चंद ड्रोन्स भेजे गए जिन्होंने इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचाई। ईरान चाहे ना चाहते हुए थोड़ा बहुत रिटेलिएट करने की तरफ जाता भी था तो वो उतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट नहीं कर रहा था। लेकिन 2 दिन पहले जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उस हमले के अंदर ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जी हां, इस अटैक के कई मकासद थे जो कि इसराइल ने अचीव करने की कोशिश की। उस अटैक के अंदर टारगेट किया गया ईरान के एटॉमिक प्लांट को, जो कि 2 हिस्सों में मौजूद है। एक जेर जमीन हिस्सा था और एक जमीन के ऊपर वाला हिस्सा था। जमीन के ऊपर वाले हिस्से को तो काफी ज्यादा डैमेज हुआ, लेकिन जेर जमीन जो एटॉमिक प्लांट का हिस्सा था वो महफूज रहा। और इसके साथ साथ ईरान के जो सुप्रीम कमांडर्स थे उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। इसी तरह से जो बड़े बड़े कमांडर्स थे जो कि आर्मी चीफ्स थे या आर्मी के कमांडर्स थे जो बड़े रैंक्स पर फाइज थे, उनकी रिहाइश गाहों को, उनके फ्लैट्स को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर जो ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी भी शहीद हुए। इस बड़े नुकसान के बाद ईरान के ऊपर शदीद तनकीद की जाती रही कि ईरान अपने सिक्योरिटी डिफेंस के अंदर पूरी तरह से फेल हुआ है। ईरान के रेडार्स फेल हुए हैं, ईरान का जो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो भी फ्लॉप हुआ है और ईरान की सफों के अंदर गद्दार पाए जाते हैं। और ये वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन चंद ही घंटों के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और ऐसा रिटेलिएट किया कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ईरान की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने F-35 जो कि दुनिया के तेज तरीन जबरदस्त फाइटर जेट्स माने गए हैं, उनको भी मार गिराया है। और इस तरह से ईरान अपने दावे के मुताबिक दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है कि जिसने F-35 का शिकार किया है। और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ताहम इसराइल के जानिब से इसकी किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई, उन्होंने इसकी तरदीद की है, जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने दो F-35 मार गिराए हैं और पायलट्स को जिंदा गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि जो इसराइल का स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है वो क्यों काम नहीं कर पाया। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम है, इसकी 3 लेयर्स हैं। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम है जो कि आने वाले मिसाइल्स को, ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर एक चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसी तरह से इसकी भी लिमिटेशंस है। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये कि ये एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद में आने वाले मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत नहीं रखता। और 200 से ज्यादा मिसाइल्स ईरान ने जो दागे, इस वजह से आयरन डोम को शायद अपने टारगेट्स को जज करने के अंदर मुश्किल पेश आई। दूसरी एक वजह यह है कि ये जो आयरन डोम है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज ड्रोन्स, जिनको आप कह सकते हैं कि 20, 25, 30, 40, 50 मील के फासले से जो फायर किए जाते हैं, खास तौर पर जो हमास की जानिब से फायर किए जाने वाले ड्रोन्स हैं, उनको रोकने के लिए इस आयरन डोम को बनाया गया था। ईरान की जानिब से जो मिसाइल फेंके गए हैं वो कई 100 किलोमीटर के, हजारों किलोमीटर के फासले से वहां पर आकर गिरे हैं। इसलिए उस आयरन डोम की ये स्ट्रेंथ नहीं थी, ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो ईरान से आने वाले मिसाइल्स को मार गिराए। दूर से आने वाले मिसाइल्स को गिराने के लिए डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम है जो कि आयरन डोम की तरह ही काम करता है, उसको अपनाया जाता है। और वो उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि ये दूर से आने वाले मिसाइल्स को अच्छी तरह से मार गिराता है। और आयरन डोम के अंदर एक मिसाइल को मारने के लिए, याद रखिएगा, बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। तकरीबन 50,000 से $1 लाख तक
एक मिसाइल को, एक ड्रोन को मारने की कॉस्ट आती है। यही वजह है कि आयरन डोम को अगर फंक्शनल किया जाए और उससे सिर्फ चंद 100 ड्रोन्स भी मारे जाएं तो उससे भी इसराइल को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज ईरान ने जो मिसाइल दागे हैं इसराइल के सीने के ऊपर, तिल अबीब के अंदर, यरूशलेम के अंदर और इसराइल के बड़े शहरों के ऊपर, उसने वो तबाही मचाई है जो कि इसराइल के वहमो गुमान में नहीं थी। और याद रखिएगा, ये पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनको इसराइल ने हमेशा अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझा है। और आज अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ नहीं देता तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी इसराइल के इसी तरह टारगेट्स में शामिल हो। हमें इस वक्त एक इत्तेहाद की जरूरत है। हमें इस वक्त एक बहुत बड़े इस्लामी ब्लॉक को री असेंबल करने की जरूरत है। एक OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए। हमारे अरब रियासतें हैं, खलीजी रियासतें हैं, सऊदी अरब को इसके अंदर अपना बड़ा अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। वो तमाम लोग जो इस वक्त मसलक परस्ती को फरोग दे रहे हैं, जो इस बात के हामी हैं कि ईरान चूंकि अहले तशीयों की रियासत है और हम अहले सुन्नत हैं तो हमें ईरान का साथ नहीं देना चाहिए। तो याद रखिए, इस वक्त इसराइल के मिसाइल के ऊपर हरगिज ये टारगेट सेट नहीं है कि मैंने सिर्फ अहले तशीयों को निशाना बनाना है। इसराइल वो मुल्क है जो हम अहले तशीयों को, अहले सुन्नत को, अहले हदीस को, देवबंदी को, बरेलवी को, सबको मुसलमान समझता है। और हम सबको भी बहैसियत मुसलमान उम्मत इस वक्त इसराइल का सामना करना चाहिए। इस्लामी ममालिक को, उलमाए कराम को और हमारे नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स को इस वक्त इत्तेहाद को फरोग देने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम इस नाजुक मौके के ऊपर इसराइल के खिलाफ ईरान का भरपूर साथ दें, खुलकर साथ दें। और इसराइल इतना सा नन्हा सा मुल्क है जिसको अगर तमाम मुसलमान रियासतें चाहें तो घेर कर इंतहाई आसानी के साथ काबू कर सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि डॉलर्स की रेल पेल के अंदर तमाम खलीजी रियासतों को और अरब रियासतों को इस तरह से नहला दिया गया है कि उनका ध्यान इस खून रेजी की तरफ नहीं जाता। लेकिन अफसोस हमें इस चीज का है कि उम्मत मुस्लिमा आज भी इकट्ठी नहीं हो पा रही। आज भी हमें किसी एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो उम्मत को इकट्ठा करे, जो पाकिस्तान को, ईरान को, सऊदी अरब को, तुर्की को और तमाम इस्लामी ममालिक को एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दे। काश कोई ऐसा मसीहा आए, काश कोई ऐसा लीडर आए, काश कोई ऐसा रहनुमा आए और काश कोई ऐसा रहबर आए जो कि तमाम मुसलमानों को एक उम्मत बनाकर लड़ने की तरफ जाए और सेहूनी कुव्वतों के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार साबित हो। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।